आज हेयर लॉस के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज खालिद। पहले भी हमारे पास आ चुकी हैं और आज भी हमने इनको मधु किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरीज, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को हेयर फॉल की। आपको पता है ऐसे ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं, लोग जो है ना इनकार कर देते हैं, रिश्ता देखने जाते हैं तो फिर शादियां नहीं होती हैं और इस पर फिल्म्स बन चुकी हैं। आपको पता है कितना ज़्यादा डिप्रेशन होता है लोगों को, ट्रॉमा है ये पूरा। तो मुझे बताइए, ये जो हेयर फॉल है, गंजपन है, इससे ये क्या मसले हैं जो इसमें ज़िंदगियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं? देखिए, ये तो ऐसा मसला जो यहाँ शादी से पहले है तो शादी के बाद भी हो सकता है। तो अगर आपके बाल हैं भी तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। और आगे अच्छा हाँ, अभी बाल हैं, बाद में हैं या नहीं है, क्या बेगम ने आपको उड़ाई देने। जी जी जी, ऐसे ही। वो तो एक कंपल्शन है, लेकिन डेफिनेटली आपके जो आप कह लें कि कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा ये बूस्ट करते हैं। अक्सर लोगों का जो, अगर बच्चे भी ख़ास तौर पे होते हैं, जब हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा होता है तो यूजुअली उनका कॉन्फिडेंस बहुत शटर हुआ होता है। आपका एक मेन रीज़न तो आजकल की जो डाइट है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक, फिज़ी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इंटेक, प्लस जो बहुत मेजर रीज़न है दैट इज़ डैंड्रफ, जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं कि अच्छा, उनको लगता है कि हमने ऑयलिंग कर ली और इससे डैंड्रफ चली जाएगी। अब मसला ये होता है कि जब आप होम रेमेडीज़ इतनी कर चुके होते हैं, आपने खुद बहुत ज़्यादा लगा, आपने तेल भी लगा लिया, जो जिसने कहा वो भी लगा लिया, आप ऑन द काउंटर गए, आपको जो चीज़ नज़र आई आपने पकड़ी, और कोकोनट ऑयल हो गया, लेमन ऑयल हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, पेपरमिंट ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें लगू के भी लोगों के जो खुश्की है वो सर से नहीं जा रही। बिल्कुल, क्योंकि उसको मेडिसिन की ज़रूरत है और अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उसको टॉपिक के साथ ओरल मेडिसिन भी चाहिए होती है, क्योंकि डैंड्रफ मोस्टली। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, पूरा जिस्म जो है ऑयली है, बॉडी ऑयली है, सर खुश्क है, खुश्की है, ये खुश्की होती क्यों है? इसके रीजंस क्या हैं, पहले तो ये बता दीजिए। यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो पहले ज़्यादातर ये होता है कि आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल सिक्रीशंस हो रही होती हैं, प्लस आपकी ह्यूमिडिटी के लेवल्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं, और अक्सर बच्चे जिस तरह कैप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हेलमेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल लाजमी कोई ना कोई कर रहा होता है, हेयर स्प्रेज होते हैं, जेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डैंड्रफ को बनाने में बहुत ज़्यादा, लड़कों में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लड़कियां भी आपके देखें ना कि स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स और ये सारी। अच्छा, अब आप ड्रायर्स पे जब आते हैं या स्ट्रेटनर्स पे आते हैं, वो टेम्परेचर आप ये देखें कि स्कैल्प का कहाँ जाता है एकदम, ठीक है। अब वो बाज़ मजबूरी भी होती है, लेकिन आप जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। छोटे छोटे बच्चों में भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह मेरी दोस्तों के जो बेटे हैं ना उनमें ज़्यादा है बेटियों की निस्बतन। तो मुझे लगता है ये जो मेल है उसमें ज़्यादा डैंड्रफ पाया जाता है। और एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि सपोज़ आपके सर में खुश्की है, अगर मैंने आपके सर का कंघा अपने सर में मार लिया तो क्या वो खुश्की मेरे सर में भी आ जाएगी? इज दैट काइंड ऑफ एलर्जी? जो ये नहीं, बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन होती है। ओके, ठीक है। तो आपको ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके घर में किसी एक में है, जैसे आपने कहा बच्चों में भी आ रही है, यकीनन उन घर के बड़ों में होती है। अब वो वही बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको सेपरेट करने की ज़रूरत है, जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं, जिसको कॉम को यूजुअली लोग नहीं समझते। उनको लगता है सिर्फ टॉवल जो है ना अपना अपना होना चाहिए, या पिलो केस आपका सिर्फ अपना अपना होना चाहिए, कंघा भी अपना, जैसे दांत के ब्रश अपने अपने, उसी तरह कंघा अपना अपना। डेफिनेटली इसमें आपने ये, इसमें शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है, ठीक है। ये आप एक मसला अपने पास बच्चों को भी पास ऑन कर देंगे। और देखें, अगर जहाँ तक बच्चों की बात है, कभी भी घर में अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी लगाया, देखिए ऑयल लगाने से वो बैठ जाएगी, वो मसला हल नहीं होगा, साफ नहीं होती, नहीं होगा। तो क्या एक बार टेंड करा लेनी चाहिए बच्चों की? नहीं, अगर खुश्की इतनी आ गई है या कोई मसला है, या मेरे भाई अगर किसी को आ गई है तो उनको क्या टेंड करा लेनी चाहिए? उससे क्या होगा? उससे तो सिर्फ बाल गिर जाएंगे, ठीक है ना। आपने बाल उतार दिया, स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ है, बालों में नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो सर की जल्द है वो तो रहेगी ना, ठीक है। टिंड उसका हल नहीं है। इसी तरह हेयर फॉल में भी अगर अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने शेव ऑफ कर लिया, देखिए अगर शेव ऑफ करने से बाल आते तो सब गंजे को हमें ट्रांसप्लांट ना करना पड़ता, हमको सिर्फ हेड ही शेव करना। अच्छा, मगर खुश्की जो है वो ट्रांसफर होती है दाढ़ी में, कलमों में, आईब्रोज में, ये जो शुरू हो जाती है, भाई हजरात हैं इनको तो हर जगह पे ऐसे प्रॉब्लम होती है। वो देखिए वो आगे फिर डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, डर्मेटाइटिस, आपकी स्किन की ओवर ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। वो किसी टॉपिकल चीज से, इवन जो टॉपिकल मेडिकेशन है वो उससे भी सिर्फ नहीं जाएगी, आपको ओरल मेडिसिन साथ चाहिए होती है। ये तकरीबन 90% लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है कि ओरल मेडिसिन भी होती है। कितनी देर खानी पड़ती है ये मेडिसिन? इज दैट एंटीबायोटिक टाइप? नहीं, आप एंटी फंगल
फंगल लेते हैं उसमें, एंटी ठीक है। और ये आपके डॉक्टर ने डायग्नोज करना होता है कि आपको एंटी फंगल की ज़रूरत है, क्योंकि जब रिपीटेड आ रही है डैंड्रफ तो इसका मतलब ये है कि, और उसकी ज़ाहिर उसमें रेडनेस आ रही है, सारी चीज़ें हमें एवेलुएट करनी पड़ती हैं, तो फिर उसमें आपको मेडिसिन चाहिए जो कि 2 से 3 हफ्ते से लेके आपको 3 माह तक भी खानी पड़ सकती है। और जिन लोगों में होती है डैंड्रफ उनको ऑन एंड ऑफ मेडिसिन खानी पड़ती है। 100% सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाती है? नहीं, मैंने वही कहा कि देखिए जिन लोगों में ये होती है टेंडेंसी उनको ऑन एंड ऑफ खानी पड़ती है। ओह, एक शैम्पू आता है रेड कलर का, शॉकिंग पिंक, अंदर से उसका शैम्पू निकलता है, कोनैक्स, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोनैक्स है ना? तो वो सही है शैम्पू? इज दैट सेफ? डॉक्टर बहुत रेकमेंड करते हैं, इफ द डैंड्रफ इज देयर। देखिए अगर तो ये कि वो फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई तो येस आप उसकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ पर इसलिए नहीं मैं नाम ले रही होती किसी प्रोडक्ट का, तो सेल्फ मेडिकेशन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। आपने ये किया कि फ़र्ज़ करेंगे वो आपकी टेम्परेली सप्रेस कर देगी, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए सोल्यूशन नहीं था, ठीक है, आपका मसला उससे ज़्यादा का था, तो वो फिर क्या होगा? अच्छा, डैंड्रफ से एक्टिव हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। इवन जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सख्ती से इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर डैंड्रफ का पेशेंट है तो हम उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्कैल्प की इस तरह की हेल्थ ही नहीं है कि उसमें आपने एक जगह से उठाने हैं बाल और दूसरी जगह पे लगाने हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्लांट कि आपने एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे आपने लगाया, तो लेकिन अगर ज़मीन अच्छी नहीं है तो वो नहीं अच्छे से डॉक्टर अरीज, सर वैसे एक पौधे की तरह ही होता है ना, कि जैसे सर में हम पानी डालते हैं, वो थोड़ा सा स्कैल्प मॉइस्चर आता है, उसके अंदर सूदिंग होती है, सॉफ्ट हो जाता है, उसी तरह एक पौधे में पानी डालते हैं। तो क्या सर में रोज़ पानी डालना आपके स्कैल्प को सही रखता है, या फिर 2-3 दिन के बाद सर धोना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए। डेली बिल्कुल शैम्पू नहीं करना चाहिए, वो आपके डेफिनेटली जो उसका फ्लोरा है, जो उसके पीएच लेवल्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। आपको अगर शैम्पू बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो एक दिन छोड़ के एक दिन करें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका गुजारा होता है तो हफ्ते में 2 से 3 बार इज़ मोर देन इनफ। और जब भी आप अगर फर्स्ट करें एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा रहे हैं तो उसको आपने लगा के स्कैल्प में 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना होता है। ठीक है, ठीक है। अगर अव्वल तो मैं कंडीशनर्स बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती, ठीक है, वो बहुत हार्श होते हैं और वो आप ये कह लें आपका एक टेम्परेरी सोल्यूशन है कि आपने थोड़ी देर के लिए बालों को नरम कर दिया, उससे बहुत बेहतर है कि हेयर मास्क की तरफ जाएं। अच्छा, कंडीशनर के बजाय आप कह रही हैं कि हेयर मास्क यूज़ कर लिया करें, तो वो मगर डेली बेसिस में तो, यार एक दिन ऑल्टरनेट के बाद भी तो यूज़ नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? नहीं, हेयर मास्क आप कर सकते हैं, हेयर मास्क तो आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं होता। यस, हेयर मास्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है होती जिससे आपके बालों को आप, क्योंकि आप इवन वो रूट्स में भी लगा सकते हैं, जैसे उस पे लिखा होता है ना केराटिन ट्रीटमेंट्स और डैमेज हेयर ट्रीटमेंट, तो वो फिर हैवी केमिकल्स तो नहीं होते? नहीं। अच्छा देखिए, मास्क जो होगा ना उसमें बेसिकली वही चीज़ें होती हैं जो आपकी स्कैल्प के लिए भी सेफ़ होती हैं और आपके बालों की लेंथ के लिए भी सेफ़ होती हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो उनका टाइम क्या होता है कि आपने 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ना है, दे वर्क स्लोली, ठीक है। लेकिन कंडीशनर का क्या होता है, आपने लगाया 1 से 2 मिनट के बाद वॉश किया, वो इंस्टेंटली आपके बाल जो है ना वो स्मूथ आउट हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बालों को बहुत जल्दी कुछ भी क्विकली कर रही है उसमें बहुत हार्श चीज़ डली है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो लोग कहते हैं ना कि शैम्पू को यूज़ करो तो आधा शैम्पू आधा पानी, पहले इसको डाइल्यूट कर दो किसी प्याली में निकाल के शैम्पू, थोड़ा सा पानी, उसको जब झाग अच्छी तरीके से बन जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद उसको सर पे लगाओ। डायरेक्ट शैम्पू जो स्कैल्प पे ना लगाओ, उसके ज़्यादा केमिकल्स हार्श होते हैं, स्कैल्प ड्राई होता है, ये वो होता है। तो ये प्रोसेस क्या वाकई है ऐसे? देखें, जो आपके दूसरे शैम्पूज हैं जो अदर देन द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर डैंड्रफ, उनको आपने वैसे भी ज़्यादा देर तक नहीं लगा रहने देना होता। तो डाइल्यूट करके लगाना चाहिए? बिल्कुल डाइल्यूट, अगर आप डाइल्यूट करके लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये कि उनको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉन्टैक्ट टाइम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ दें। आपने जिस तरह लगाया उसको अच्छे से वॉश आउट करें, ये बहुत ज़रूरी है। शैम्पू अच्छी तरीके से निकाल दें। हाँ बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश है तो बहुत बेहतर होता है कि उस दौरान आप वो कर लें ताकि आपकी रूट्स पे वो जो शैम्पू है वो जमे ना। शैम्पू में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब हम कोई अच्छा शैम्पू ख़रीद रहे होते हैं, ब्रांडेड शैम्पू बाज़ार से, तो हम पीछे जो पढ़ रहे होते हैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हमें देखनी चाहिए? लोग जैसे कहते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो देखो, सल्फेट फ्री शैम्पू आपने बिल्कुल देखना है, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो हर पहले तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। पहले तो ये बता दीजिए सल्फेट क्या होता है और क्यों सल्फेट फ्री इस्तेमाल करना चाहिए, पहले क्यों नहीं पता था? सल्फेट बेसिकली वो चीज़ है जो इंस्टेंटली आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है और वो हार्श केमिकल्स में आता है। अब हम अगर आपको ये बताएं कि वो यूजुअली किस लिए, जिस तरह फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फेट्स, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो मुर्दों को लगाई जाती हैं जब उनको हमने प्रिजर्व करना होता है। तो
ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो बेसिकली डले होते हैं ये आपकी बालों की हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छे नहीं होते, तो इट शुड बी तो लोग सल्फेट तो ये कहते हैं ना, सर से बाल जो बाहर निकल गया वो भी मुर्दा बाल है, वो जिंदा बाल नहीं है। जो बाहर उग गया है बाल, जो सर के अंदर है वो जिंदा है, जो सर से बाहर निकल गया है वो मुर्दा बाल है। शैम्पू तो वो जो मुर्दों को लगाते हैं वही अगर आपके एंड्स में भी बालों में लगा लिया जाए तो मतलब इसमें है मसला, है एक सवाल डेफिनेटली है। देखिए उसमें फिर यही है कि जिस तरह आपने मुर्दे पे इना लपड़ लिया फिर बालों में पड़ ले। अच्छा तो देखिए अगर आपको ये नहीं हो सकता कि आपकी स्कैल्प अच्छी नहीं है तो आपके बाल अच्छे हों। आपके बाल तभी अच्छे होंगे जब आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अच्छा बाल जो उससे ग्रो आउट कर गए, आपका सारा काम स्कैल्प का है। ठीक है, हम जिस वक्त PRPs कर रहे होते हैं या हम थ्रेड्स डाल रहे होते हैं या हम एक्सोसोम्स डाल रहे होते हैं तो हम कहाँ डाल रहे होते हैं? हम बालों की लेंथ पे नहीं डाल रहे होते, हम स्कैल्प में डाल रहे होते हैं। अच्छा आप ये शैम्पू बता भी दें मुझे, कुछ नहीं होता, देखने वालों को मदद करनी चाहिए फी सबिलिल्लाह। ये लोग यही तो परेशान होते हैं, बात तो कर लेते हैं हम इधर उधर की एंची पेंची भी बात कर लेते हैं, मगर ये नहीं बताते कि मसला कौन सा है, कौन सा शैम्पू नहीं लेना, कौन सा लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे खुल के बताइएगा अभी कि बहुत सारे ऐसे शैम्पू हैं जो कहते हैं आपके बालों को नरिश करने के लिए, आपके बालों को लंबा करने के लिए ये शैम्पू कारआमद है। तो क्या शैम्पू बाल लंबा करने के लिए कारआमद होता है? क्या वाकई शैम्पू से बाल लंबे होते हैं डॉक्टर साहब? नहीं। तो सुबह सुबह हम जो है ना उठते के साथ ही शैम्पू की शीशी सर पर डाल लें, क्या अगर है कोई ऐसा शैम्पू तो बताएं, मुझे भी बताएं। नहीं, मैं भी एक्सटेंशंस लगाना छोड़ दूं। नहीं, आपका कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं है जो आपके बाल लंबे करने। देखिए एक वो चीज़ जो हार्डली 1 मिनट आपके बालों में रह रही है वो क्या आपके बाल लंबे करेगी? ठीक है। डैंड्रफ खत्म कर देता है? यस, वो देखिए ना, उनको मैंने क्या कहा है कि आप जिस वक्त वो शैम्पू लगाते हैं तो आपको उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ना होता है स्कैल्प पे, कोनेक्स को। हाँ। मगर वो मेडिकेटेड है, डॉक्टर मेडिकेटेड है, लेकिन अगर आप शैम्पू है और कहता है डैंड्रफ शैम्पू है, फिर उसको आपने ज़्यादा देर, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने जिस लगाना है उसको जल्दी, जितना जल्दी आप वॉश कर सकते हैं उसको रिंस आउट करें। हाँ मतलब इस तरह के जो शैम्पू, पहली बार उनके घर वाले हमारे घर आए थे, सब कुछ ठीक लग रहा था कि अचानक मेरी नज़र अपनी बालों की खुश्की पर पड़ी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर मेरी सहेली ने मुझे डैश 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 शैम्पू के बारे में बताया। आम शैम्पू से खुश्की रह जाती है जबकि डैश 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 शैम्पू से खुश्की दूर हो जाती है। वाकई डैश 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 शैम्पू ने काम कर दिखाया। आज इस खास दिन पर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। लाइक दैट क्या हुआ? मुझे एकदम से याद आया तो मैंने कहा अच्छा मेरे सामने वो पूरा मंजर घूम गया ना, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा उस बेचारी ने पता नहीं किस तरह कंट्रोल की होगी, फिर उसने डाल दी सारी उस शैम्पू के खाते में। वाकई नहीं ऐसे तो ये होती है। देखिए आपके वो शैम्पूज, अब बहुत सारे रिनाउंड नेम लाइक जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी आपकी डैंड्रफ चली जाती है, हम उनको एक्चुअली डेंजरस कंसिडर करते हैं और हम स्पेशली नाम लेके मना करते हैं कि ये नहीं लगाना आपने। अच्छा हाँ, कौन कौन से? आपने क्यों मुझे आप अपने सोशल मीडिया पे ये रील लाजमी लगाइएगा, बताइए उस पे उधर फिर आप लोग देखें। हाँ वहाँ मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तो वो उन्होंने कहा ये नहीं आनी चाहिए दोबारा। आप बताएं अपने फेसबुक का पेज बताएं, किस पेज पे जाएं जहाँ पर आप बताएंगी? डॉक्टर अरीज एस्थेटिक क्लिनिक के नाम से है मेरा, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी और टिकटॉक पे भी। वहाँ आपने बताया हुआ है? ये बताना है अब अभी मैं बताऊंगी। वहाँ पे तो बस लाइपोसक्शन ही हो रही है, पता नहीं लोगों, मैं तो कसम से, मुझे भी वो कहते हैं कि आप पतली होगी, मैंने कहा मैं लोगों की कर करके हो गई हूँ। चलिए आपने लाइपो का बात छेड़ ही दिया, मगर लाइपो से पहले 2 सवाल और हैं बालों को लेके, मैंने कहा वो भी क्लियर कर लें। अब आपने बताया खुश्की का, ठीक है, एक होता ड्राई स्कैल्प, लोगों को सिर्फ इचिंग हो रही होती, डैंड्रफ नहीं होता मगर खुजली आम देखा है ना, औरतें बैठ के बात कर रही हैं तो खुजलाई जा रही हैं। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। ये जो खुजली वाला सीन है ना, सर पे इचिंग हो रही है, ये जो एलर्जी सिस्टम होता है, ये क्या है? और ये बर्दाश्त नहीं होता, रात सो नहीं पाते, लोग फड़क जाते हैं। हाँ देखिए, अगर आपको इस टाइप की कोई भी हो रही है, इसका मतलब नहीं मुझे नहीं हो रही, मैं तो लोगों का किसी लोगों की, हाँ, मतलब XYZ किसी को भी अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एलर्जी कर रही है, ठीक है, वेदर इट कैन बी। अच्छा एक और बड़े मज़े की बात, हम शैम्पूस वगैरह की बात करें, अक्सर जो पिलो केसेस होते हैं ना, वो भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लाइक जिनमें नायलॉन बेस्ड होते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम। आप जब भी पिलो केस अपना इस्तेमाल करें, सिल्क का होना चाहिए, ठीक है। ये जो गिलाफ होता है कवर, ये सिल्क का होना चाहिए, कॉटन का नहीं होना चाहिए। नहीं। और अंदर जो रुई पॉलिस्टर होनी चाहिए, ये सही देसी रुई भरवानी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका पिलो केस है, इट शुड बी सिल्क।
ठीक है, सिल्क के तकिए गिलाफ चादरें ले लीजिए, वैसे भी अच्छी लगती है, ब्लैक शीट पूरे बेड में बिछी हो, अल्लाह तक खूबसूरत भी बता, ये देखिए वैसी रॉयल फीलिंग आती है, रॉयल फीलिंग आती है, मैं तो रेशम पे सो रही हूँ, रेशम पे। हाँ अच्छा, तो सिल्क भले सिंथेटिक हो चलेगा मगर सिल्क होनी चाहिए, सिल्क होनी चाहिए। वाह डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा। फिर अब लाइपो की तरफ भी आ जाए, लाइपो का आप बता रही थी, ये जो लाइपो हो रहा है डॉक्टर साहब, ये इज दैट डेंजरस? लोग दुबले हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े दुबले भी होते हैं मगर उनकी किसी जगह का फैट नहीं जा रहा होता, जैसे बेली फैट और ये बैक साइड का फैट, ये जो कुछ लव हैंडल्स जगहों को कुछ कह देते हैं, मुझे नहीं पता उन जगहों को क्या कहते हैं, जो शायद यही कहते हैं, यही कहते हैं, उन जगहों का जो फैट नहीं जाता, पीछे पीठ पे जगह पे नहीं जाता, तो ये सारे फैट्स के लिए भी लाइपो होता है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें होता बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका हम ये कहते हैं कि जेनेटिक्स में शामिल है कि फ़ैट पॉकेट्स बनती हैं, यानी कि एक फैमिली टेंडेंसी, आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि जैसे लोअर बॉडी पार्ट्स उनके हैवी होते हैं, यूजुअली जनरली उनकी मदर या फादर की साइड पे अगर आप देखें तो यही पैटर्न चलता आ रहा होता है। प्लस हम उन लोगों में करते हैं कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज की, डाइटिंग की, एफर्ट की, लेकिन एक ख़ास जगह से उनका फ़ैट नहीं जा रहा, ठीक है, वो स्टबन फैट के लिए लाइपो की जाती है, लेकिन इट्स नॉट कि जी इसका वेट रिडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स अबाउट फैट लॉस, यानी कि जहाँ पर आपकी पॉकेट बन गई, ठीक है, वहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि मतलब लोकल एनेस्थीसिया दे के बेहोश नहीं करते हम। मतलब ये पेट की जो स्पेशली यहाँ पे जो स्टबन चर्बी बन जाती है, सिर्फ इस जगह को आप फ्रीज करते हैं? नहीं, फ्रीज नहीं करते, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है और मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, बेकार तरीन प्रोसीजर, वो फ्रीज वाला सिस्टम सही है। प्लीज अगर कोई भी आपको कहता है फैट फ्रीजिंग करवाए, इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, प्लीज उसकी तरफ मत जाए, बेकार है। प्लीज सुन ले, फिर से गौर से सुन ले, फैट फ्रीज किसी ने नहीं कराना, वेस्ट ऑफ मनी है। अच्छा हाँ, अच्छा, तो उससे बेहतर लाइपो है? हाँ, देखिए फैट फ्रीज में इफ यू आर स्पेंडिंग मनी, आपको ये नहीं पता कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, बल्कि तकरीबन 90% श्योर है कि नहीं रिजल्ट। तो ये हाइफो शाइफो भी तो होते हैं, तो पेट का भी हाइफो शाइफो होता है? होता है, लेकिन देखिए वो दैट इज फॉर टाइटनिंग, दैट इज नॉट फॉर फैट लॉस। आपको ये समझने की जरूरत है कि बेसिकली आपका वहां पर है क्या, फैट है, तो फैट के लिए दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो इंजेक्शंस होते हैं जो फैट को डिसॉल्व कर देते हैं, बट स्टिल उसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं, लाइक हो सकता है 50% लोगों पे वो काम करता है, 50% पे नहीं करता, लेकिन लाइपोसक्शन में ऐसी कोई ऑप्शन या सूरत मौजूद ही नहीं है कि जी आप कहेंगे यहाँ से फैट नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने फैट निकल रहा है। हाँ, और वो आपका ही है, हमारा तो है क्या जिस जगह से फैट निकल जाता है लाइपो का, वहां पर क्या फैट वापस ही आता है? सुना है कहीं और आ जाता है, वहां नहीं आता? वहां नहीं आता, क्योंकि वहां से सिर्फ फैट नहीं निकलता, फैट के सेल्स भी निकल जाते हैं। अच्छा, तो जब हम सक आउट कर रहे होते हैं तो उसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वहां से आपके वो सेल्स भी चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम तो ये कितना बड़ा कट लगाया जाता है, कैसा सुराख होता है? जितना एक स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ की तरह, स्ट्रॉ वाला? हाँ, बस वो 2-3 होते हैं, उसपे हम कोई टांका नहीं लगाते। अब एक लाइपो होती है, आप जिस तरह अपने पैरों पे चल के आ रही हैं इसी तरह ही जाएंगी, कोई बेड रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फौरन आएंगे और चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, अब ये बातें सुन के ना खाने ना शुरू कर दीजिएगा। नहीं, मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं करती कि जो बाद में केयर नहीं करते, क्योंकि देखें अगर आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशंस करें। और लाइपो की कॉस्ट क्या आती है, ऐसे देखने वालों को ज़रा बता दें, क्या इज़ दैट वेरी एक्सपेंसिव? अगर जैसे टमी का यहाँ पे ज़्यादा फैट औरतों को प्रॉब्लम होती है, तो इसके लाइपो के लिए अगर जा रही हैं तो इसके क्या अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट क्या आ जाती है? आप कह लें सिर्फ आप नहीं, हाँ, यूजुअली आप सबको 4 to 5 लाख के अराउंड। ओके, और एक बार वन टाइम लाइपो डन, ओवर, फिनिश। बट आप कोई डाइट सजेस्ट करती हैं उसके बाद? आप कहती हैं डाइटिंग सब नहीं, मतलब नॉट लाइक ए स्ट्रिक्ट डाइटिंग, हम बस ये कहते हैं कि आप प्रोटीन्स इंटेक ज़्यादा करें, ओके, ठीक है, क्योंकि आपका मसल मास बने, ठीक है, कार्ब ज़रा कम कर दें, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता। हम ये कहते हैं कि अच्छा आप घर में भी बैठ के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, 10 दिन के बाद आप स्टार्ट करें, लेकिन ये नहीं कि आपको हम कहते हैं कि जी अब आप जिम जाएंगे तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो होगा ही होगा। अब इसका आपने फ़ायदा तो इतना सब कुछ बता दिया, हर चीज़ के जिसके फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं, तो इसका क्या क्या नुकसान है वो भी साफ खुल के बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, सबकी दुकान चमकेगी मगर नुकसान आप साफ बता देंगी तो वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, इसमें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर अगर आपका कोई कर रहा है, ठीक है, जीए के अंडर यानी कि बेहोश करके, उसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि एक तो जीए की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्लस ये अभी कल मैंने रात को एक केस किया, वो किसी ने जीए के अंडर किया हुआ था, तो ज़ाहिर पेशेंट बेहोश पड़ा था, पता नहीं डॉक्टर साहब का होश किधर था, उन्होंने इतनी अनइवन की हुई थी कि मुझे करते हुए लग बता गया, मुझे एक्चुअली 7 घंटे लगे उस पेशेंट का करते हुए, क्योंकि इतना गंदा फाइब्रोसिस हुआ था। खैर हमने ठीक कर लिया, लेकिन ये कि कोशिश करें कि आपका जब भी अवेक लाइपो, आपको पता होगा कि डॉक्टर का होश सलामत है। अच्छा, आप अपनी पोजीशन में हो, मोबाइल देख रहे हो, बात कर रहे हो, इस तरीके की पोजीशन में लाइपो? हाँ,
ठीक है। और उसमें अगर आपका बेहोश करके किया जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बेहोश करने की देखें होती ना, हैं। आपने कितना एक अच्छा हमें पॉइंट बताया। और इसके अलावा कौन कौन सी जगह के लाइपो नहीं कराने चाहिए जो बड़े ख़तरनाक होते हैं? मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मतलब देखें ना, दिल इधर है, कुछ लोग यहाँ पे अपना आर्म फैट निकालते हैं इधर से, नहीं तो देखिए, ये सब को इतना नुकसानदेह तो नहीं अब एक होता? लाइपो में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, यानी कि जब पेशेंट जाग रहा है तो हमने सिर्फ उतना हिस्सा सिर्फ फैट तक सुन किया होता है। ठीक है। ऐसी कोई सूरत ही नहीं है कि हम उसके मसल को भी टच कर दें, ऑर्गन्स तो बहुत नीचे पड़े होते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं हल्का सा जो मसल है उसको टच करूंगी, एक तो ये कि वो शार्प नहीं होते कैनुलास, बिल्कुल ब्लंट होते हैं, जिस तरह आप ये कह लें कि कोई मोटा सा पाइप कह ले एक स्ट्रॉ की तरह का, उसके आगे कोई मुंह नहीं होता, कोई शार्प नीडल नहीं होती ठीक है। तो अगर वो हम हल्का सा टच भी करते हैं मसल तो पेशेंट एक दफा ऐसे करके हिलता है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक ए पेन होगी उसे, तो इसलिए किसी ऑर्गन को ब्रीच करना अवेक लाइपो में इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन कहाँ से नहीं करवानी चाहिए? मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको हमने खैर बड़ी मुश्किल से ठीक किया, उसकी किसी ने फेस की कर दी हुई थी। फेस की लाइपो? कौन से फेस की, किधर, किस जगह? इधर गाल, इधर की भी लाइपो होती है? होती तो नहीं है। अच्छा, होती ही नहीं है? नहीं होती, मैंने भी पहली मर्तबा सुना। हाँ, और वो मैंने भी पहली मर्तबा ही देखा और सुना। तो ऐसे चीते हैं जो कर देते हैं। खैर, आप चिन के अलावा, ठीक है, चिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको नेक में नहीं आप करवाएंगे कभी भी। डोंट गो फॉर नेक। यहाँ पे आपको अगर आप थूक निकले तो आपको पता चलता है कि आपका ये थायराइड पड़ा हुआ है, इसको भी नहीं टच होना चाहिए। इससे ऊपर ये जो पार्ट है इस पे आप बिल्कुल करवा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर अगर आपको कोई कहता है, अक्सर उनको होता है कि हमारे चीक्स चबी हैं, ठीक है, तो यहाँ नहीं करवानी। अच्छा, बिल्कुल नहीं करवानी। आपको बहुत बॉदर करता है, आप फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस फेस पे करवा ले, मैं वो भी खैर रिकमेंड नहीं करती। वो क्यों नहीं रेकमेंड करती? अभी कहे कि फिर आपने एकदम उसमें से ये होता है कि रोक अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप चले जाएं उनकी तरफ, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो आप फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस डालते हैं तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता, ज़्यादा फैट भी जा सकता है। अच्छा, एंड दैट वुड बी परमानेंट। तो ये सब भी तो आ गई ना चीजें, गाय बेला और ये सब कुछ, तो ये उसी की बात कर रही हूँ ना, ये कायबेला ही फैट डिसॉल्वर है, लेमन वाटर भी फैट डिसॉल्वर है, ये सारी कंपनीज के नेम में। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि फेस पे ना डलवाएं। आप वेट रिडक्शन करते हैं तो आमतौर पर फेस से चला जाता है, जब आप बहुत ज्यादा फेस से वैसे भी ले जाते हैं तो आप हमेशा बूढ़े लगते हैं। गाय बेला के साइड इफेक्ट्स ये भी होते हैं, जो ये आप फ्रीजिंग वाला काम करवाते हैं ना फैट फ्रीज का, उसके बाद वो स्किन लूजिंग लॉस पे चली जाती है, वो बहुत ज्यादा लूजिंग की तरफ, उसका इलास्टिक होता है स्किन का, वो बिल्कुल ढलना शुरू हो जाता है। फैट फ्रीजिंग का क्या बताऊं, वो तो मशीन होती है, ठीक है, जिसमें फैट को फ्रीज किया जाता है। मैंने वो मशीन ली, मैंने अपना किया। मेरी हमेशा आदत है कि मैं खुद जरूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर आपने किसी को बताना है तो आपके पास खुद अपने ऊपर भी किया है। हाँ, वो मैंने किया और बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं तो उसके बाद जब मैंने लास्ट पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी मेरा कर दो, उनका किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी एक फ्रेंड का किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपना किया, वो मशीन गुस्सा खा गई, तो वो मुझे मतलब सीरियसली निशान पड़ गया और अभी तक वो निशान है। हाँ, और वो बेसिकली आप ये कह लें कि आइसिंग की वजह से वहाँ पे वो बर्न हो गई मेरी स्किन। मैं उठा के बाहर फेंक दी मशीन। तो ये भी तो मेरे से तो वो चीज़ कभी रेकमेंड होती ही नहीं है जो ठीक ना हो। जिस तरह बीबी ग्लो है, बकवास चीज़ है, अपने पैसे मत ज़ाया करें। इस तरह की वो चीज़ें, देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बता रही होती हूँ। मैं अगर आप मेरे पेज पे भी जाएं तो ये नहीं कि मेरे पास है नहीं, मैंने बीबी ग्लो पूरी दुनिया से बेहतरीन ला के देख लिया। इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। क्या बात है, थैंक यू सो मच।